Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our another lecture of CSIR नेट लाइफ साइंस, जिसमें कि आपको पता है कि हम लोग वन शॉट सीरीज जो है अभी कंटिन्यू हो रखी है आपके चैनल पे, जिसमें से कि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो जिन बच्चों को जल्दी करना है कि टाइम कम हो और हमें जल्दी करना है, तो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, राइट। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आपको एक यूनिट 13 का तो वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है उस प्लेलिस्ट में, लेकिन ये यूनिट 13 मैंने अब की बार इन डेप्थ करवाई है, इन डिटेल करवाई है ये मैंने वन शॉट में। अब की बार का जो वन शॉट आप देखोगे ना, उसमें 90 to 95% आपका मैंने कवर अप किया है, मैंने यूनिट 13 का पोर्शन, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं। तो यूनिट 13 जो मैंने अभी करवाई है वो वाला अगर आप थ्योरेटिकल लेक्चर देख लेते हो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं यूनिट 13 के, अगर आप वो कर लेते हो, सो आई विल मेक श्योर यू, मैं आपको ये बता सकते हो कि आप अगर इतना बहुत 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 अच्छे से करके चले जाते हो तो आप 80% to 90% आपका यूनिट 13 कंप्लीट कर चुके हो। अगर इतना करके चले जाते हो मल्टीपल टू मल्टीपल टाइम, है ना। अगर आपका हल्का बेसिक भी क्लियर है ना और आप ये कर जाते हो, तो आपको यूनिट 13 टैकल करने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूनिट 13 में आपके क्लोनिंग से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। और अगर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, अगर मैच इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके टेक्निक के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर इतना भी कर जाओगे ना, ज़्यादा नहीं कम नहीं, आप 4 से 8 मार्क्स निकालोगे, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, है ना। क्योंकि अगर आप इतना देख कर भी अगर चलो एक ही क्वेश्चन सही करके आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, 4 नंबर लेके आ रहे हो, तो ये 4 नंबर आपको कितना बूस्ट कर देंगे, राइट। अगर आपके 110 हैं तो 114 पे आपको पहुंचा देंगे, आपके 106 हैं तो 104 110 पे आपको पहुंचा देंगे, है ना। कितना कंपटीशन में आप आगे चले जाओगे। 4 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस, आपकी परसेंटाइल को ये गिरा और बढ़ा सकता है। तो यूनिट 13 अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, इतना भी करके चले जाओगे ना, क्योंकि आपको हर एक टेक्निक के एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, और एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा क्वेश्चन। आपसे टेक्निक्स दे दी जाएंगी, एक क्वेश्चन में मान लो 4 टेक्निक दे देगी, ऑप्शन 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल रेस के बारे में दे दिया है ना, रेस का पॉइंट लिख दिया यहाँ पर टेक्निक का, S1 के बारे में लिख दिया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपसे ट्रांसक्रिप्टोसोम के बारे में लिख दिया, है ना, ब्लोटिंग की कोई लाइन लिख दी। तो जब आपको इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ऑड वन आउट करके आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। मैच इन द फॉलोइंग अगर आ गया, ये टेक्निक है, इसके बारे में यहाँ पर A B C करके पॉइंट लिख दिए, तो वैसे वैसे क्वेश्चन आप कर जाओगे अगर आपने टेक्निक्स का ये वाला पोर्शन देखा होगा, वन शॉट देखा होगा और PYQ देखे होंगे। आप ऐसा करो कि वन शॉट की PDF उठाओ, है ना, उसको बिल्कुल रट डालो, और PYQ भी रट डालो, है ना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि आप बिल्कुल ही इन डेप्थ जा जाके पता करोगे कि क्यों ये आंसर आया, इसका क्यों ये आंसर आया। तो इतना मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि आप 4 से 6 मार्क्स नहीं 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 छोड़ोगे यूनिट 13 के, है ना। और ये गारंटी से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपसे पहले भी बच्चों ने वन शॉट देख के अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, क्लियर भी किया है वन शॉट देख के। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने वन शॉट लेक्चर देख लिया और देखते ही उनका क्लियर हो गया, नहीं। वन शॉट लेक्चर की PDF उठा के उन्होंने एनालाइज करके उसको 5 दिन दिए हैं, 10 दिन दिए हैं, तब जाके उन्होंने उतने ही पोर्शन से आपका यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो वन शॉट देख के बच्चों ने एग्जाम क्लियर किए हैं, किसी ने लेक्चररशिप क्लियर किया है, किसी ने GRF क्लियर किया है। बस फर्क ये है उन बच्चों में कि उन्होंने पूरा अटेंशन के साथ में उस PDF को देखा है, क्योंकि ये PDF ऐसे ही मैं लेके नहीं आ रही, जो पढ़ा हुआ है उसको एक समराइज फॉर्म में लेके आ रही हूँ आपके लिए, है ना। वन शॉट का मतलब क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है एक ही गो में, एक ही लेक्चर में। तो यानी जो आपको करवाया जा रहा है वो है तो कंप्लीट, हर एक टॉपिक को टैकल किया गया इस यूनिट के। बस आप कितना उसको अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास में आते हैं क्वेश्चंस कि मैम क्या वन शॉट देके एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये मैम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस वन शॉट को आप किस तरीके से यूज करते हो, है ना। ये कहा जाता है ना कि स्मार्ट वर्क करो एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो स्मार्ट वर्क पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना।
जो मैं आपको वन शॉट दे रही हूँ, आपको स्मार्टली बहुत क्रिस्प में आपको नोट्स मिल गए। अब इस नोट्स के ऊपर हार्डवर्क आपको करना है, अपनी मेहनत इसके ऊपर लगानी है। इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे। जितना करवाया जा रहा है उसको आपको बिल्कुल घोंट के पी जाना है, काइंड ऑफ, है ना। तो स्मार्ट वर्क के ऊपर हार्डवर्क करना आपका काम है। जो आपको करवाया जा रहा है उस पर हार्डवर्क आपको करना है। तो केवल वन शॉट देख लिया, देखने से ही एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना जानोगे। ठीक है, एक चीज तो ये रही। और दूसरा, कुछ बच्चों के आते हैं कि मैम कब तक कंप्लीट करवाओगे, ये यूनिट कब करवाओगे, ये यूनिट कब करवाओगे। अगर आपके पास में आपको लगता है कि अभी जल्दी से आपको कंप्लीट करना है, जितना भी पोर्शन पीवाई के भी आपको कंप्लीट करने हैं, सारी के सारी यूनिट के वन शॉट भी आपको कंप्लीट करने हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब की बार मैंने उन्हीं यूनिट को करवाया है पहले, जो मैंने पहले वन शॉट में नहीं करवाए थे जुलाई वाले में। जैसे यूनिट 13 मैंने अच्छे से नहीं करवाया था लास्ट टाइम, कंप्लीट नहीं था। लेकिन अब की बार का अगर आप यूनिट 13 का वन शॉट देखोगे, वो 3 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर में आपका वन शॉट है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। इसके अलावा एक पीवाईक्यू का लेक्चर है। 3 देख लोगे तो आपका 95% यूनिट 13 रेडी हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर आपको अब की बार इवोल्यूशन जो है, इसको भी मैंने और अच्छे से करवाया है। इकोलॉजी में जो टॉपिक्स रह गए थे वो भी मैंने अब की बार मैंने ऐड ऑन किए हैं। सेल बायोलॉजी मैंने करवाया है अब की बार अच्छे से। ठीक है, सेल बायोलॉजी मैंने अच्छे से करवाया है, और सेल सिग्नलिंग भी। अब अगर आपको यूनिट 9 करना है तो आप प्रीवियस वन शॉट देखो, वहाँ अवेलेबल है। यूनिट 12 करना है, ऑलरेडी अवेलेबल है। यूनिट 7 करना है, ऑलरेडी अवेलेबल है। जेनेटिक्स करना है, जेनेटिक्स के पीवाईक्यू का मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, 5 से 6 घंटे का है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू 80% कवर्ड है। और जेनेटिक्स में थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आप बना पाओगे कि मैं थ्योरी का लेक्चर दे दूंगी और आप क्वेश्चन करके चले जाओगे। जेनेटिक्स में क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और क्वेश्चन का मैंने 5 से 6 घंटे का एक वन शॉट ऑफ जेनेटिक्स करके लेक्चर ऐड कर रखा है प्लेलिस्ट में। अगर आप देखोगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का भी वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वन शॉट मैं लेके आऊंगी, अच्छे से करेंगे अब की बार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वन शॉट अवेलेबल भी है आप लोगों के लिए, अगर आपको करना है जल्दी से। तो वन शॉट तो मैंने हर एक यूनिट का दे रखा है, यूनिट 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10 सब का। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वन शॉट तो मैंने अब की बार और अच्छे से करवाया है। पिछली बार चिक डेवलपमेंट वगैरह नहीं करवाए थे, वो अब की बार मैंने इंक्लूड किए हैं। तो वन शॉट 13 के 13 यूनिट का अवेलेबल है, और बहुत सारी यूनिट्स के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। अब कुछ बच्चों ने मेरे को उसका बोला था गेट का, कि गेट के पीवाईक्यू करवाओ। तो गेट के पीवाईक्यू का मैंने लेक्चर अपलोड करके देख लिया है। उस पर इतना मेरे को बच्चों का फीडबैक नहीं मिला है, जिस हिसाब से मेहनत लगती है उस हिसाब से फीडबैक नहीं मिला है। तो गेट के लेक्चर आज के बाद मैं अपलोड नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि लेक्चर वही अपलोड किए जाएंगे ना जिस पे फीडबैक अच्छा मिलेगा, है ना। बच्चे अगर मैं यहाँ पर 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसको बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप देखो ही देखो, बट अगर देख ही नहीं रहे तो फिर मैं उसके ऊपर मेहनत क्यों करूँ, राइट। तो गेट के जो मैंने बोला था आएंगे लेक्चर्स, वो लेक्चर मैं डिसकंटिन्यू कर रही हूँ, मैं नहीं लेके आऊँगी। CSIR के जो मैंने बोला है वो मैं करवाऊंगी आप लोगों को। और जिन बच्चों को जल्दी है करने की, वो आप प्रीवियस वाले प्लेलिस्ट जो है उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ मैं आपकी बार एडिशन कर रही हूँ, बट इट डजेंट मीन कि पहले वाला बिल्कुल ही यूज़ का नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं वहीं की भी उठा के लेके आ रही हूँ, है ना। जैसे अब की बार मैंने प्लांट में ये चीज़ ऐड की है, तो मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ ये। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। ट्रांसपोर्ट प्लांट में क्या होता है। ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, बाय डायरेक्शनल करती है। और वाटर का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता है बाय जाइलम। और वाटर का, मिनरल का और शुगर का, इनका ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है इम्बिबिशन क्या होता है, डिफ्यूजन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड सरफेस, ठीक है। जो आपका वाटर है, अब डिफ्यूजन क्या होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट।
तो वो वाटर है, अगर उसको कोई सॉलिड सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है तो वही इम्बिबिशन है। फॉर एग्जाम्पल द जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड क्या कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में क्या होता है, सोल्यूट कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल का आप साई से रिप्रेजेंट करते हो, साई का सिग्नेचर है त्रिशूल जैसा। तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला सोल्यूट का पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा ही एक नेगेटिव एंटिटी होती है और प्रेशर पोटेंशियल हमेशा ही पॉजिटिव एंटिटी होती है। फिर डीपीडी क्या होता है, डीपीडी होता है ओपी माइनस टीपी, टीपी यानी टर्बो प्रेशर। फिर यहाँ पर वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव एंटिटी होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉरी वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। पहले ये चीज याद रखो कि वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं और यहाँ डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन क्या होता है और एक्टिव फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। एक्टिव फॉर्म ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि क्या एटीपी का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क होता है कि दोनों में ही एटीपी का यूज नहीं होता, ठीक है। नो यूज ऑफ एटीपी, यहाँ माइनस एटीपी होते हैं प्लस एटीपी होती है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन में आप एनर्जी का यूज नहीं करते हो और फैसिलिटी डिफ्यूजन में भी एनर्जी का यूज नहीं करते, आप चैनल कैरियर प्रोटीन के थ्रू आप फैसिलिटी दे देते हो ट्रांसपोर्टेशन की, बट एनर्जी का यूज नहीं करते। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप एनर्जी का यूज करते हो। डिफ्यूजन को आप क्या बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं होगी, इसको आप डाउन हिल प्रोसेस बोलते हो। क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो सीढ़ियों पे, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो आपकी एनर्जी नहीं लगती है ना, तो वैसे ही डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती, तो हम इसको डाउन हिल प्रोसेस कह देते हैं। जबकि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो सीढ़ियों पे, तो आपकी सांस हाफती है ना, एनर्जी लगती है। तो यानी जब एनर्जी लग रही है यानी काइंड ऑफ अपहील है, कहीं आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हो। डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर, डिफ्यूजन इज नॉट सेंसिटिव टू एनी इनहिबिटर, बट फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। देन आता है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। डिफ्यूजन में सैचुरेशन नो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एंड एक्टिव ऑल्सो। सिलेक्टिविटी के बारे में बात करें तो डिफ्यूजन नॉन सिलेक्टिव होता है, जबकि फैसिलिटेड और एक्टिव डिफ्यूजन सिलेक्टिव होता है। डिपेंडेंसी ऑन लिविंग सिस्टम, तो डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन डिपेंडेंट होता है और एक्टिव डिफ्यूजन भी आपका डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक्टिव डिफ्यूजन एनर्जी डिपेंडेंट होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन डिपेंडेंट होता है और डिफ्यूजन आपका इंडिपेंडेंट होता है। फिर बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, वाटर अपना हाई टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करेगा बट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर हम लोग 3 तरीके की टोनिसिटी के बारे में बात करेंगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सेल के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो, और बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन, सॉरी सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर यहाँ पर आपका जो हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक में जो आपका सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, और सेल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा होता है। अब वाटर जहां ज्यादा होगा बाहर की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हाइपरटोनिक में सेल क्या हो जाती है, सेल आपकी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी और वाटर बाहर की तरफ आता है यहाँ पर, ठीक है, एक्सोस्मोसिस होती है। आइसोटोनिक में सेल के अंदर का और जो आपका सॉल्यूशन है उधर का, दोनों का ही आपका सॉल्यूट और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। आइसोटोनिक होगा नो मूवमेंट, फ्लैसिड होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में जो सेल के बाहर होता है ना, वाटर बहुत ज्यादा होता है, नहीं सॉल्यूशन में वाटर बहुत ज्यादा होता है, सेल के अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, तो वाटर अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, तो यहाँ पर सेल के अंदर आपका वाटर भर जाता है, एंडोस्मोसिस जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर टर्जिड कंडीशन डेवलप होती है। देन बात करते हैं रूट प्रेशर के बारे में, कि सोइल से जो रूट होती है वो क्या करती है, वाटर को और मिनरल्स को क्या करती है, सोइल से एब्जॉर्ब करती है। आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद में फिर क्या होता है, आपका जो हायर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जो आपकी
एपिकल पोर्शन होता है, वहां पर आपका क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, वाटर लॉस होता जा रहा है, नीचे वाटर जो है सॉइल से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो एक रूट का प्रेशर क्रिएट होता है, रूट जो होता है अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, मूव करता है। गटेशन क्या होता है, ऑन ह्यूमिड डे वाटर ड्रॉपलेट कम आउट ऑफ द लीफ। गटेशन क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो होती है, आपने देखी होगी लीफ में, ऐसे दिन के टाइम पर भी ऐसे देखने को मिलती है, हाइड्रोथोर्स के थ्रू देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर, C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट ट्रांसपिरेशन यूज क्रिएट पुल। यहाँ कुछ पॉइंट है C4 प्लांट के बारे में। C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट, ट्रांसपिरेशन का यूज करना एंड क्रिएट पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जिसको बोलते हैं वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेन टर्जिडिटी। इसके बाद आता है अपटेक ऑफ मिनरल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इज लेस, कि जो सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन कम होती है मिनरल्स की, और जबकि अगर आप देखोगे सॉइल जो आपकी रूट होती है वहां पर ज्यादा होती है। तो जो मिनरल होता है अपने लो टू हाई कंसेंट्रेशन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो मिनरल्स या आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से रूट में, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सॉइल में जो आयंस होते हैं वो कम होते हैं, और रूट्स में जो प्लांट में रूट होंगे वहाँ आयंस ज्यादा होते हैं। तो सॉइल से आयंस रूट में जा रहे हैं, अपने लो टू हाई कंसेंट्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। पहला आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दूसरा आता है यहाँ पर टाइप्स के बारे में। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी आपको पता है कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, या आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन कैरी द मॉलिक्यूल विद देम एंड चैनल प्रोटीन रिमेन एट देयर प्लेस, एक ही प्लेस पे रहेंगे और एंट्री और एग्जिस्ट को प्रमोट करेंगे। ये आपके आयन चैनल भी हो सकते हैं या आपके एक्वापोरिन्स भी हो सकते हैं, और एक्वापोरिन्स के बारे में आपने डिटेल में मैंने डिस्कशन करवाया है आपको। एक्वापोरिन का रेगुलेशन क्या होता है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको सेल बायोलॉजी में करवाई हैं। देन बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड कैरियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट मूवमेंट, एक को ट्रांसपोर्ट होता है, एक आपका यूनिपोर्ट होगा। यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट ये आपने पढ़े होंगे, सारे सी के अंदर आते हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन एंड कैरियर। सो एनर्जी कंजम्पशन के बेस पे हम डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि आपका डिफ्यूजन में नो एनर्जी यूज एज वेल एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नो एनर्जी यूज, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज ऑफ एनर्जी। देन बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। पहले बात करते हैं इम्बिबिशन के बारे में। सो एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय सॉलिड पार्टिकल विदाउट फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, ठीक है, कि जो आपका सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, जो आपका सीड होता है वो वाटर को यूज कर लेता है, दैट इज काइंड ऑफ द इम्बिबिशन। देन बात करते हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। सो डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्योर वाटर एंड दैट इन एनी अदर सिस्टम, है ना। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, समहाउ 0, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस आपका वाटर का मूवमेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो तरीके का हो सकता है, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, ठीक है। हाइपरटोनिक इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोस्मोसिस एंड हाइपोटोनिक इज द एग्जांपल ऑफ एंडोस्मोसिस। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर भी ऐड हो रखा है दैट एक्सोस्मोसिस हाइपरटोनिक का एग्जाम्पल है और आपका एंडोस्मोसिस हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल CSR बहुत छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछने लग गया है। देन यहाँ पर बात करते हैं पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। पहला आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा। एसेंट ऑफ सेप में क्या होता है कि जाइलम के थ्रू आपका वाटर मूव होता है, लेकिन वाटर के साथ बहुत सारी चीजें भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और अपना बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है ये। देन पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट में आप एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, इनके बारे में बात करते हो। एपोप्लास्ट क्या होता है, सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट, और सिम्प्लास्ट क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता है। बस एक ही टर्म आपने याद रखना है, प्लाज्मोडेस्माटा। सेल के साइटोप्लाज्म को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको कि आप गैप जंक्शन भी बोलते हो काइंड ऑफ, प्लांट में उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस यानी फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनना। तो फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब बनना, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज बन रही है ना।
फोटो वर्ड से माइंड में क्या चीज क्लिक करती है? लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ चीज का बनना, सिंथेसिस यानी बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देन बात आता है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? पहला आता है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा आता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीज आ जाती है। और इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन, लीफ एज एंड फाइटो हॉर्मोन्स आ जाते हैं। देन बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो फोटोसिंथेसिस अकर इन डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा, ग्रेना, स्टैक, थाइलाकोइड, स्ट्रोमा, लैमेली। थाइलाकोइड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए कि जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल वगैरह कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सो थाइलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दे इंक्लूड क्लोरोफिल। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल, क्योंकि मैंने कहा कि थाइलाकोइड्स में आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एग्जांपल आपका क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, फाइकोबिलिन है। क्लोरोफिल आर द मेजर पिगमेंट वाइल अदर टू आर एक्सेसरी वन। यानी क्लोरोफिल तो मेजर है, बाकी जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो आपके कैरोटीन और फाइकोबिलिन है। They may be of various type and form two major pigment system, photosystem 1 and photosystem 2. So include P700 as phytochrome and light harvesting complex with electron carrier. तो यहाँ पर जब आप फोटोसिस्टम के बारे में बात करते हो ना, तो आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको आप एंटीना बोलते हो, विद इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा P600 जो होता है वहां पर भी आपको फोटो सेंटर एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, 680 नैनोमीटर कहाँ है? फोटोसिस्टम 2 में। और 700 नैनोमीटर कहाँ है? फोटोसिस्टम 1 में। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 700 याद रखिएगा 700 1 में है और 680 2 में है। ठीक है। तो जैसे 1 है, एक ही है ना, तो इस पे 7 लगा देना, फिर 0 0। ठीक है। फोटोसिस्टम 2 है, यानी 2 डिजिट यहाँ होंगी, ऐसे ऐसे 6 और 8, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। 7 में 1 है, यानी एक ही डिजिट होगी 7, बाकी 0 0 होंगी। फोटोसिस्टम में 2 है, 2 डिजिट ऐसे ऐसे 6 8, बाकी 0 है, ऐसे याद रख लीजिएगा। देन आता है फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म, एन एंजाइमेटिक एनाबॉलिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग मैनी इंटरमीडिएट। यहाँ पर फोटोकेमिकल फेज और बायोसिंथेटिक फेज और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। फोटोकेमिकल फेज क्या होता है कि जहां पर फोटो यानी लाइट, केमिकल फेज, ये लाइट डिपेंडेंट फेज होता है जो कि थाइलाकोइड्स में होता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है? ये भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन दैट अकर इन स्ट्रोमा। ये 3 टाइप की हो सकती है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा देखिए। बायोकेमिकल फेज में आप फोटोलाइसिस के बारे में बात करते हो। टर्म में क्या है? फोटो का मतलब है लाइट, कि लाइट प्रेजेंट है और उस टाइम पर कुछ केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द फोटोकेमिकल फेज। एग्जाम्पल के लिए जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो ना, जो पूरा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में जब आप जेट स्कीम देखते हो, आप इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आता है 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, इसकी स्प्लिटिंग होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आपका H2 आता है, ऑक्सीजन आता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज भी होते हैं। ठीक है। यही 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर एक से दूसरे में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। सो फोटोलिसिस इसको कहा जाता है, इसको फोटोलाइसिस कहा जाता है। और इसके बाद ये जो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है ना, ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए कहा जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी, और जो जेड स्कीम है उसके थ्रू NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो फोटोलाइसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ब्रेक होते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ काम करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं। देन यहाँ आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की फोटोलिसिस जब हुई वाटर की, तो वाटर की फोटोलिसिस में आपके हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, ये तो आपके जेड स्कीम में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, NADPH बनाते हैं। और जो H पॉजिटिव है F0 F1 सिस्टम के थ्रू पार्टिसिपेट करता है और क्या बनाता है? ATP बनाता है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होती है। साइक्लिक में आपका केवल फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा और केवल ATP प्रोड्यूस होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, है ना।
साइक्लिक में क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है और केवल एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं और एटीपी एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं। दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोलिसिस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ आता है, देखो इससे भी क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका 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 है। थाइलाकोइड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एंड इससे भी क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन है, इससे भी एंड इससे भी। जितना आप पढ़ रहे हो ना, कुछ भी फालतू की चीज मैं आपको नहीं पढ़ा रही, सारी इंपॉर्टेंट है। देन आता है बायोसिंथेटिक फेज के बारे में। यहाँ पर आप C3 साइकिल, C4 साइकिल, इन सब के बारे में बात करते हो, कैम पाथवे के बारे में। C3 साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करते किसके साथ में, RUB, रुबिस्को के साथ में, ठीक है। रुबिस्को के साथ में कौन पार्टिसिपेट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ और बोल दिया था, ट्राइवेलोस बीस फॉस्फेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रुबिस्को के साथ करती है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। गेट वाले लेक्चर में शायद मैंने कुछ इसको रॉन्ग बोल दिया था कुछ। तो रुबिस्को के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करते हैं, रुबिस्को की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद में यहाँ पर पहले कार्बोक्सिलेशन फेज चलता है, फिर इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ बनता है, फिर रिडक्शन फेज चलता है, ग्लिसरॉल्डेट 3-फॉस्फेट बनता है, फिर रिजेनरेशन होता है वापस से। इसका 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ठीक है, 3 कार्बन का, और यहीं पर आपका शुगर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बट इनिशियल एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इन मेसोफिल सेल एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट। तो C4 में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है, और आपका यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पैपकेज एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, ये 3 कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का, तो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट आपका बनता है। कहाँ चलता है ये प्रोसेस, ये चलता है आपका मेसोफिल सेल में। कहाँ चलता है, मेसोफिल सेल में। C4 प्लांट के पास क्रांच एनाटॉमी होती है एंड आर मोर इफिशिएंट देन C3 प्लांट। C3 प्लांट से भी ज्यादा इफिशिएंट होते हैं, क्योंकि बंडल शीट सेल यहाँ यूज होती है ना, इसलिए क्रांच एनाटॉमी टर्म यूज किया गया। मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल दोनों यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। कैम साइकिल क्या होता है, जीरोफाइट्स में होता है। कैम साइकिल इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एट नाइट, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है शुगर फॉर्म में नाइट के टाइम पर, सिमिलर टू C4 प्लांट बट 2 स्टेप आर सेपरेटेड बाय डे एंड नाइट, नॉट इन स्पेस, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को यहाँ रोका जाता है। देन बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन में आपकी रुबिस्को क्या हो रही है, लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन बाइंडिंग हो रही है यहाँ पर, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट। इट इन्वॉल्व क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों ऑर्गेनली यहाँ यूज होती है, एंड इट कंज्यूम एनर्जी एंड वेस्ट द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की थी फोटोसिंथेसिस में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, तो वेस्ट कर देती है पूरा काम जो फोटोसिंथेसिस ने किया था, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट बात करते हो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड बाय केमिकल ब्रेकडाउन। यहाँ पर फिर बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट एंड सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट में क्या होता है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट में क्या होता है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज के बारे में। इट अकर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, गैस एक्सचेंज हो रही है किस किस के बीच में, इन्वायरमेंट, आप अपना जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो तो कहाँ रिलीज करते हो, इन्वायरमेंट में। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। देन आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड सबस्ट्रेट मीडिएटेड बाय सेवरल एंजाइम टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर, सेल के अंदर अगर कोई चीज चल रही है, तो सेल के अंदर अगर कोई चीज चल रही है तो हम ऑक्सीजन लेवल पे बात करेंगे। अब ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। तो अगर ऑक्सीजन आपके एब्सेंट है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, प्रेजेंट होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन दैट अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉमन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में आपका ऑक्सीजन यूज होती है, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एरोबिक अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में। ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और आपका पायरुवेट बनता है और आपका वहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है पायरुवेट का अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रोडक्ट इट कैन बी ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप का हो सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मिक्स्ड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड विदाउट इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और मिक्स्ड फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में है कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ पर पासिंग द पार्सल वाला गेम चलता है काइंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और फाइनली आपका यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्रेब्स साइकिल के बारे में यहाँ पर चीजें है कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में आपका जो एटीपी बनता है वो आपका क्रेब्स साइकिल में वहां पर उसको एटीपी एंड एडीपी का पूरा प्रोसेस चलता है, कैल्विन साइकिल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर एंजाइमेटिक कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम टू ऑक्सैलोएसीटेट विच बाय मैनी इंटरमीडिएट कन्वर्जन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, भी साइक्लिक प्रोसेस होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखते हो, वहां पर एटीपी एंड एडीपी जो है ये यूज होंगे। फिर बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मिनरल, नॉन मिनरल, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। मिनरल्स जो कि एब्जॉर्ब होते हैं आपकी सॉइल से, नॉन मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होंगे एटमॉस्फेयर से, एसेंशियल जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे, और नॉन एसेंशियल जो रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग प्लांट, बट उनकी डिफिशियंसी जो होगी वो सप्लीमेंट कर दी जाएगी बाकी एलिमेंट से, तो इतने एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल में माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट होते हैं, माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए, मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में चाहिए। देन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करें, सो गैसेस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अनयूजेबल बाय प्लांट, इट मस्ट बी फिक्स्ड इनटू इट्स सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करते हैं, तो अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ए बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, बाय लाइटिंग एंड इंडस्ट्रीज एट एक्स्ट्रा, और बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, बाय फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डायरेक्टली प्रोवाइड नाइट्रेट टू प्लांट, free living bacteria release fixed nitrogen after their death, they fix nitrogen by aminification and nitrification। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होगा कि फ्री लिविंग जो होंगे और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नाइट्रेट टू प्लांट। फ्री लिविंग बैक्टीरिया रिलीज फिक्स नाइट्रोजन आफ्टर देयर डेथ एंड दे फिक्स नाइट्रोजन बाय अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में आप नाइट्रोजन एसिमिलेशन के बारे में बात करते हो, डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बात करते हो। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमीनो एसिड इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया वर्क अपॉन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज नाइट्रोजन ट्रैप्ड इन देयर टिश्यू। फिर यहाँ पर पीआर प्रोटीन के बारे में बात की गई है। पीआर प्रोटीन की लिस्ट याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आए हैं 2 से 3 बार कि PR1 अननोन होता है, PR2 की प्रोटीन एक्टिविटी क्या होगी, 1,3 बीटा ग्लूकनेज, सेल वॉल ग्लाइकन ऑफ फंगाई है ना, किसको टारगेट करता है, ये पूरा याद कर लीजिएगा, मैं आपको बोलूंगी, रट लीजिएगा इसको, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका पुराने वाला ही है वन शॉट जो मैंने करवाया था। देखो इसमें से ये वाली चीज मैं कवर करवा चुकी हूँ आपको, डिफ्यूजन, टोनिसिटी, ऑस्मोसिस, सारी चीज बता चुकी हूँ मैं आपको। वाटर पोटेंशियल हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में मेनली सारी चीजें बता चुकी हूँ। बस यहाँ पर जो आपको याद करना है वो आपको ये डिफ्यूजन रूट याद करना है और कैस्पिरियन स्ट्रिप के बारे में बातें याद करनी है। ये आपको पूरा याद करना है, हाँ ये बता देती हूँ मैं आपको। देखो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना आपका, तो यहाँ पर कंपेनियन सेल के बारे में बातें याद रखिएगा। कंपेनियन सेल 3 तरीके की होती है, ऑर्डिनरी, ट्रांसफर, इंटरमीडिएट। ऑर्डिनरी में कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, ट्रांसफर में भी कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, लेकिन इंटरमीडिएट में हाई प्लाज्मोडेस्माटा होता है और सिम्प्लास्ट यहाँ पर पाथवे को यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पॉलीमर ट्रैपिंग के बारे में बात की गई है। एपोप्लास्ट पाथवे का एग्जाम्पल हर्बेशियस प्लांट और सिम्प्लास्ट का ट्री, श्रब और वाइन्स है। नेक्स्ट यहाँ पर मिनरल ट्रांसपोर्ट में एक चीज मैं आपको बोलूंगी जो आपको याद करनी है, यहाँ पर ये वाली चीज याद कर लीजिएगा, ये वाली, ठीक है।
ये वाली जो चीज़ लिखी हो कि ओल्ड लीफ जो होती हैं मोबाइल एलिमेंट्स के थ्रू ये इफेक्टेड होती हैं, ठीक है। और जो डिफिशियंसी जब इमोबाइल एलिमेंट्स की होती है तो वो आपको न्यू जो आपकी यंगर लीफ होती है उनको इफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। एंड देन ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। यहाँ पर फंक्शंस लिखे हुए हैं कि नाइट्रोजन जो है इसका क्या काम है, सल्फर कहाँ काम करता है, फॉस्फोरस कहाँ करता है, सिलिकॉन, बोरॉन। बोरॉन से क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्स विद मैनिटोल, मैनन, पोली मैन्यूरोन, ठीक है। ये पूरा लाइन लिखा था, पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिएंट ये काम करता है, तो आंसर था उसका बोरॉन। देन बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ना, आपका वाटर लॉस होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, वेपर फॉर्म में होता है। स्टोमेटा आपका लीफ एपिडर्मिस में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है ट्रांसपिरेशन का, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देना, ट्रांसपिरेशन पुल को मेंटेन करना, प्लांट के स्ट्रक्चर टर्जिडिटी को मेंटेन करना। कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट के नाम है एब्सिसिक एसिड, एस्पिरिन, फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट, ऑयल, वैक्सीज एंड फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट, ये सारे इफेक्ट करते हैं। देन आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा मेनली गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है प्लस ट्रांसपिरेशन के लिए। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन और गटेशन में यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन में डिफरेंस क्या होता है। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, गटेशन हाइड्रोथोर्स के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में रिलीज होता है, और जबकि जो आपका गटेशन में क्या होता है, गटेशन में इट टेक प्लेस ये लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है। ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होता है एंड गटेशन इट टेक प्लेस एट नाइट। ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये पूरा यहाँ आपको समझाया गया कैसे प्रोसेस चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे देखो, ये आपकी सब्सिडरी सेल है, ये आपकी गार्ड सेल है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस में आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बना, ठीक है, सुक्रोज। अब जो आपका सुक्रोज होता है तो ट्रांसलोकेट हो जाता है, चाहिए होता है प्लांट को, और जो स्टार्च होता है ना आपका, ये स्टोरेज फॉर्म होता है, स्टोर होकर रहता है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है ना, ये रात के टाइम पर प्लांट इसको यूज करते हैं, क्योंकि लाइट रात के टाइम पर तो फोटोसिंथेसिस चलती नहीं है, तो प्लांट इसको यूज करता है। स्टार्च आपका मैलिक एसिड जो है, जो कि वीक एसिड है, उस पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद में फिर यहाँ पर मैलिक एसिड का डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन और मैलेट में, और यहाँ से आपका क्या होता है, सब्सिडरी सेल से यहाँ पर आपके सोल्यूट्स आते हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से यहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब सोल्यूट का कंसंट्रेशन अगर बहुत बढ़ गया तो वाटर यहाँ आएगा, और अगर वाटर यहाँ आएगा तो एंडोस्मोसिस होगा, और एंडोस्मोसिस होगा तो यहाँ पर वाटर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ। ये पूरा प्रोसेस चलता है इस तरीके से। स्टोमेटल ओपनिंग जो है यहाँ पर लिखा हुआ ब्लू लाइट के प्रेजेंस में H पॉजिटिव एटीपीएस पंप काम करेंगे, इनको इनहिबिट ऑर्थोवेनेट एंड सीसीपी इनको इनहिबिट कर सकते हैं। स्टोमेटल क्लोजिंग एब्सिसिक एसिड, कैल्शियम, ऑर्थोवेनेट एंड सीसीपी ये स्टोमेटल क्लोजिंग में काम करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं वर्नलाइजेशन के बारे में। वर्नलाइजेशन में क्या होता है, ये प्लांट है, लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करता है, ठीक है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव हम जिब्रेलिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्ली पार्ट 1857 में फर्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट किया था, वर्नलाइजेशन को चिलिंग ट्रीटमेंट इन्होंने दिया था। इसके अलावा टीडी इसेनको ने 1928 में देखा था कि जो वर्नलाइजेशन अगर हम नहीं देते हैं तो प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं, और जब फ्लावरिंग करते हैं तो जो आपका कम टेम्परेचर होता है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो आपका जो सीड है वो वर्नलाइज हो गया। वर्नलाइज का मतलब होता है फ्लावरिंग की। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर दिया तो जो फ्लावरिंग हुई थी वो हट गई, फ्लावर खत्म हो गई, यानी डीवर्नलाइजेशन हो गया। फिर वापस से इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, वापस से रीवर्नलाइज हो गया, यानी वर्नलाइजेशन रिवर्स बैक हो सकता है अगर आप उसको टेम्परेचर ज़्यादा दे देते हो तो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रिप्रेसर होते हैं फ्लावरिंग के वो FLC जीन होता है, VRN2 होता है, जो प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को फ्लावर लोकस जीन होता है, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। फ्राइजेडा होता है, VRN1 होता है, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को। देन बात आता है यहाँ पर फ्लावरिंग में केस 1 है यहाँ पर FLC एक्टिव और केस 2 है FLC इनएक्टिव। कैसे FLC एक्टिव, यानी अगर
FLC एक्टिव है तो कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, इनएक्टिव है तो फ्लावरिंग होगी, क्योंकि FLC रिप्रेस करता है फ्लावरिंग को। FLC क्या करता है ना, जो फ्लावरिंग कोज करने वाले जीन है सबको इनहिबिट कर देता है और फ्लावरिंग को रोक देता है। देखो जो नोट्स यहाँ पर है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही नोट्स है यहाँ पर जो ऐड कर किए गए हैं। फिर ABC मॉडल के बारे में है। ABC मॉडल में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C ये जीन होते हैं एपिटेला 1, 2, 3, पिस्टलेटा एंड एगेमस, ये चारों के चारों जो जीन होते हैं मेड बॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट एपिटेला 2, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद A और C जी क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, जहाँ A नहीं होगा वहाँ C एक्सप्रेस कर जाएगा, जहाँ C म्यूटेटेड होगा वहाँ पर आपका A एक्सप्रेस कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे केसेस यहाँ लिखे हुए हैं। फिर वही फोटोसिंथेसिस वाली बात है जो मैंने समझाई है, वही चीज़ें यहाँ पर है। ये पूरा C3 साइकिल में जो जेड स्कीम मैंने आपको बोली थी वही है यहाँ पर। ये फोटोसिस्टम 2 है 680 और ये फोटोसिस्टम 1 है। यहाँ पर फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, फिर यहाँ पर साइटोक्रोम FB, ये सारे के सारे। फिर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं प्लास्टोसाइनिन से। फिर यहाँ पर A नोट, A1, FESX, FESA, FESB, फेरेडॉक्सिन, FNR और यहाँ NADP बन रहा है। साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन करे, तो दोनों के दोनों का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और साइक्लिक में आपका फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, 2 इन्वॉल्व नहीं होता। साइक्लिक प्रोसेस चलती है, साइक्लिक में केवल आपका ATP बनेगा, NADPH नहीं बनेगा। ये पूरा यहाँ पर देखिए थाइलाकोइड में कैसे प्रोसेस चल रही है, तो पूरी यहाँ एक्सप्लेन की गई है जेड स्कीम। इसके अलावा याद रखिएगा फोटोसिस्टम जो 2 है इसका इनहिबिटर DCMU है और पैराक्विट फोटोसिस्टम 1 का इनहिबिटर है। फोटोसिस्टम 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। ये पूरी जितना यहाँ पर लिखा हुआ ना इस स्लाइड में, ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन है कि जो फोटोसिस्टम आपका 2 होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है, दोनों में ATP बनता है, लेकिन फोटोसिस्टम 1 में केवल ATP बनेगा, 2 में आपका NADPH भी बनता है। इसके बाद में DCMU इनहिबिटर है फोटोसिस्टम 1 का, पैराक्वेट इनहिबिटर फोटोसिस्टम 2 का। फोटोसिस्टम 2 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 आपका स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है। इससे भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये वापस से जेड स्कीम यहाँ एक्सप्लेन की गई है। फिर यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है ये लिखा हुआ है। फोटोसिस्टम 1 जो होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में केवल फोटोसिस्टम 1 को इन्वॉल्व करता है। नॉन साइक्लिक जिसको जेड स्कीम बोलते हैं 1 और 2 दोनों को इन्वॉल्व करता है। बाय प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो, साइक्लिक में नो फोटोसिंथेसिस और आपका जो नॉन साइक्लिक होता है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट यूज होता है। प्रोडक्ट सिंथेसिस में बात करते हो तो 2 ATP बनता है। और अगर आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के बारे में बात करते हो तो एक ATP और एक NADPH बनता है। ऑक्सीजन इवॉल्व के बारे में बात करते हो तो साइक्लिक में कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, नॉन साइक्लिक में होती है। फोटोसिस्टम के बारे में बात करते हो साइक्लिक में केवल फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लोकेशन के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर स्ट्रोमल लामेला यूज होता है और यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन यूज होता है। फोटोलिसिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है और यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बात करते हैं फोटोलाइसिस के रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ओनली व्हेन ATP इज नीडेड, और नॉन साइक्लिक में फोटोसिंथेसिस। NADPH सिंथेसिस के बारे में बात करते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एब्सेंट होती है NADPH और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में प्रेजेंट होती है। इसके बाद DCMU के बारे में बात करते हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक में ये इनहिबिट होगी। पैराक्वेट के बारे में बात करते तो इनहिबिट करता है इसको, लेकिन फोटोसिस्टम 2 में भी यहाँ पर लिखा हुआ है इनहिबिटरी इफेक्ट। तो पूरे यहाँ पर याद रखिएगा कि DCMU इनहिबिट करेगा किसको, फोटोसिस्टम 2 को, और पैराक्वेट इनहिबिट करेगा फोटोसिस्टम 1 को। ये याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एब्जॉर्प्शन जो ग्राफ है ये इससे पूछा गया था, क्लोरोफिल ABC कौन से नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। ये भी याद रखिएगा, ब्लू लाइट जो होती है क्या करती है, इन्हांस करती है आपकी। C3 साइकिल में आप मैंने समझा दिया, C3 साइकिल में 3 स्टेप चलते हैं, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। C4 साइकिल में यहाँ पर C3 साइकिल C4 में क्या डिफरेंस है यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर स्टार्च एंड सुक्रोज का सिंथेसिस। साइकिल्स तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे ना, C3 वगैरह है ना। इसके बाद यहाँ पर स्टार्च और सुक्रोज के सिंथेसिस में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ ADP यूज होता है, यहाँ UDP यूज होता है। सुक्रोज से स्टार्च फॉर्मेशन, स्टार्च से सुक्रोज फॉर्मेशन, है ना, ये याद रखिएगा कि कब ATP यूज हो रहा है, कब UDP यूज हो रहा है।
फिर यहाँ पर आता है डे एक्टिव प्लांट में क्या होता है, पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होते हैं रेड लाइट के प्रेजेंस में 665 से 668 नैनोमीटर के प्रेजेंस में, ठीक है। फास्ट कन्वर्जन होता है नाइट के टाइम पर, पीएफआर पीआर में कन्वर्ट होता है फार रेड लाइट के प्रेजेंस में, स्लो कन्वर्जन होता है। अब पीआर अगर बन रहा है तो पीआर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर जो होता है वो बिल्डअप फ्लोरोजिन एक्टिव एंड फ्लावरिंग का फॉर्मेशन होगा। शॉर्ट डे प्लांट में आपका पीआर जो है और फार रेड लाइट जो है वो काम करेगी। फिर यहाँ पर है फाइटोक्रोम के बारे में बात करते हैं, तो फाइटोक्रोम में फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाइटोक्रोम रेड यानी पीआर इसके बारे में, और फाइटोक्रोम फार रेड यानी कि पीएफआर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर डे और नाइट टाइम पे क्या चीजें चलते हैं वो लिखा हुआ है। फोटो रिसेप्टर में बात करते हैं तो रेड और फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर के बारे में बात की गई है। इसके अलावा ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर में हम क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन एंड जेटल्यू फैमिली जो कि सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम को एक्सप्लेन करता है। देन यहाँ पर इट्यूलेशन स्पोटोमोर्फोजेंसिस डीट्यूलेशन क्या होता है, तो यहाँ पर इट्यूलेशन में क्लोरोफिल पिगमेंट आप नो लीफ स्मॉल और लॉन्ग होती है, फाइटोक्रोम पीआर होगा, लाइट फार रेड लाइट होती है, हाइपोकोटाइल हाई और लॉन्ग होता है, कोटोलिडन क्लोज एंड लीफ कलर के बारे में और एपिकल हुक के बारे में लिखा हुआ है। फाइटोक्रोम जो होता है यहाँ पर आप रेड और फार रेड लाइट के बारे में बात करते हो। पीआर पीएफआर जो होता है ये सिस और ट्रांसफॉर्म के बारे में है, पीआर सिस एंड ये ट्रांसफॉर्म। देन यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है डायमर होता है 250 यहाँ पर किलो डेल्टन यहाँ काम करेगा। डायमंड 250 किलो डेल्टन का होता है, यानी 125 का क्रोमोफोर और एपोप्रोटीन मिलके बनते हैं, होलो प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पर एपोप्रोटीन के जो दो डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फाइटोक्रोम में टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, फाइटोक्रोम ए होता है लाइट अनस्टेबल, लाइट सेंसिटिव एंड डार्क स्टेबल। टाइप 2 में बात करते हैं तो बी सी डी ई होता है, मोस्ट अबंडेंट फाइटोक्रोम बी होता है। टाइप 2 जो होता है लाइट स्टेबल होता है। पीआर में क्या होता है, रेड लाइट काम करती है, पीएफआर बनाती है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका पीएफआर होता है पीआर में कन्वर्ट होता है फार रेड लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइटोक्रोम के बारे में, तो यहाँ पर कोफन जो है इसके बारे में बात की गई। कोफन की एफिनिटी sp1 के लिए 26 प्रोटियोसोमल एक्टिविटी होती है, एक्टिव होता है डार्क कंडीशन में। HY5 HER LFA ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये हाई होते हैं एक्टिव होते हैं तो लाइट कंडीशन में एक्टिव होंगे। देन यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, नेगेटिव रेगुलेटर कौन से, पॉजिटिव रेगुलेटर कौन से, फोटोमोर्फोजेंसिस और स्कोटोमोर्फोजेंसिस की ये पाथवे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जब आपकी डार्क कंडीशन होती है ना, डार्क कंडीशन में क्या होता है, पीआर इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, पीआर इनएक्टिव फॉर्म में है तो न्यूक्लियस में क्या चीजें चलती हैं, कोफन और sp1 जो होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर HY5 LFA और HER ये सारे के सारे यहाँ डिग्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर PIF एक्टिव होकर स्कोटोमोर्फोजेंसिस करता है। जबकि लाइट कंडीशन में क्या होता है, पीआर जो होता है रेड लाइट के प्रेजेंस में पीएफआर में कन्वर्ट होता है। पीएफआर आपका न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाने के बाद कोफन sp1 क्या करते हैं, लाइट कंडीशन में न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और जो आपके फोटोमोर्फोजेंसिस प्रमोटिंग जो जीन होते हैं आपके HY5 LFA HER1 ये सारे एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होकर यहाँ पर क्या होता है, फोटोमोर्फोजेंसिस देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो कोप 1 है डार्क और लाइट दोनों कंडीशन में एक्टिव हो गया तो क्या कंडीशन चलेगी, यहाँ पर फोटोमोर्फोजेंसिस कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। कैनोपी ट्री में पीआर बाय पीएफआर का रेशियो हाई होता है, रेड और फार रेड लाइट का रेशियो लो होता है। क्रिप्टोक्रोम क्या होता है, क्रिप्टोक्रोम में जो क्रोमोफोर पिगमेंट होता है आपका वो आपका फ्लेविन और टैरिन होता है। 3 कॉमन फ्लेविन प्रोटीन काम करते हैं, राइबोफ्लेविन और उसके डेरिवेटिव FMN FAD। फ्लेविन कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन कोल्ड फ्लेवोप्रोटीन। क्रिप्टोक्रोम बाइंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड टैरिन 510 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एज क्रोमोफोर। क्रिप्टोक्रोम के पास में 2 डोमेन होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल के बारे में बात करोगे तो फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन, और सी टर्मिनल पे इंटरेक्ट विद E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कोफ1। देन यहाँ पर फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन हैज 2 क्रोमोफोर फ्लेविन और टैरिन, टैरिन एज अ कोफैक्टर काम करता है। क्रिप्टोक्रोम के बारे में बात करोगे तो एन और सी टर्मिनल, फोटो PHR MTHF और FAD, ठीक है, ये सारी बात है। यहाँ पर फंक्शनिंग में एंथोसाइनिन प्रोडक्शन, स्ट्रोमेटल ओपनिंग एंड फोटोमोर्फोजेनेसिस।
क्रायोजीन के टाइप्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर क्रायो 1 और क्रायो 2 ये काम करते हैं। न्यूक्लियर जीन, क्रायो 1 लाइट स्टेबल होता है, क्रायो 2 लाइट अनस्टेबल या लाइट सेंसिटिव होता है। टाइप के बारे में बात करो तो क्रायो 3 नो सीसीटी डोमेन, नो फंक्शन एज। लोकेशन के बारे में बात करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट यहाँ होता है। पूरी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई कि डार्क में क्या होता है, COF1 SP1 यहाँ पर क्या कर रहा है, HY5 जो कि आपका फोटोमोर्फोजेनेसिस प्रमोटिंग फैक्टर है, यहाँ पर उसको डिग्रेड कर दे रहा है। ब्लू लाइट, लेकिन लाइट कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो क्रायो 1 यहाँ पर जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाता है। सीसीटी पे फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन जैसे ही होगा SP1 COF1 इनको पकड़ के रख लेगा, ये HY5 फ्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फोटोमोर्फोजेनेसिस देखने को मिलेगा। अगर सीसीटी का ओवर एक्सप्रेशन कर दोगे तो सीसीटी का जैसे ही ओवर एक्सप्रेशन होगा तो सीसीटी क्या करेगा, सीसीटी हमेशा ही अगर एक्सप्रेस है तो COF1 SP1 को पकड़ के रखेगा, अगर पकड़ के रखा है तो HY5 फ्री रहेगा। और फोटोमोर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर अगर फ्री है तो डार्क और लाइट दोनों ही कंडीशन में फोटोमोर्फोजेनेसिस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फोटोट्रोपिन में आपका यहाँ पर लव 1 लव 2 फोटोसेंसिटिव डोमेन काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लाइट सेंसिटिव डोमेन होते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पर डार्क कंडीशन में नॉन कोवलेंट, लाइट कंडीशन में कोवलेंट बाइंडिंग होती है, जे अल्फा हेलिक्स, एक्टिव सेरिन थ्योनिन काइनेस। टाइप ऑफ फोटोट्रोपिन के बारे में बात करें तो FOT1 FOT2 इन्वॉल्विंग फोटोट्रोपिज्म, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट एंड स्टोमेटल ओपनिंग। इसके बाद में फिर यहाँ पर और चीजें लिखी हुई हैं, लव 1 लव 2 डोमेन कब बाइंड रहेगा। फिर नोडुलेशन के बारे में है कि नोडुलेशन में क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि आपका जो प्लांट होता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर रूट हेयर कीमो अट्रैक्टिव एग्जाम्पल फ्लेवोनोइड एंड होमोसेलिन सबको एक्टिवेट किया जा रहा है। ये कीमो अट्रैक्टेंट से जो बैक्टीरिया होगा उस पर नोडुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होंगे ABC। और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है आपका राइजोड वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नोड फैक्टर ABC कॉमन होते हैं आपके। नाइट्रोजन एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर कोफैक्टर जो काम करता है, मोलिब्डेनम काम करेगा, आयरन काम करेगा, वेनेडियम काम करेगा। नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम 2 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनते हैं, डाइनाइट्रोजनेज और डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, ठीक है। इसके बाद में नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होती है, रेगुलेटेड बाय लैग हीमोग्लोबिन दैट गिव पिंक कलर टू लेग्यूम्स। और दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, चीज याद रखिएगा, ठीक है, डाइनाइट्रोजनेज और डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज। फिर यहाँ पर बैक्टीरिया में नोड ABC कॉमन नोडुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जिनको आप नोड्यूल स्पेसिफिक फैक्टर भी बोलते हो, नोड फैक्टर है, नोडुलेशन फैक्टर भी बोलते हो। नोड A एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज होता है, एडिशन ऑफ फैटी एसाइल चेन। नोड B जो होता है काइटिनोलोकेसेकेराइड डी एसिटाइलेज होता है, जो रिमूव करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नोड C जो होता है काइटिनोलोकेसेकेराइड सिंथेज। नोडुलिन जीन याद रखिएगा, यहाँ पर इन प्लांट नोड्यूल स्पेसिफिक होंगे और यहाँ पर होस्ट स्पेसिफिक नोड जीन के बारे में लिखा हुआ है NPQHFAL। फिर यहाँ पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा, फर्स्ट यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड जो है आपका अमोनिया है। इसके बाद में फिर यहाँ पर जो आपका NH3 है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्रेट में यहाँ पर कन्वर्जन होता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आपका अमोनिया होता है। साइनोबैक्टीरिया में जो हेटेरोसिस्ट होता है आपका, वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर प्लांट रूट कैन टेक अप नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। इससे भी क्वेश्चन, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है जितना यहाँ लिखा है स्लाइड में। अब इतनी बड़ी स्लाइड है, इसको 136 पेजेस हैं, इसको मैं मतलब अगर समझाने पे लगूंगी तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी केवल आपके दिमाग में बैठा रही हूँ कि इसी स्लाइड पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ फ्री लिविंग बैक्टीरिया में एरोबिक और एनारोबिक। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में जो एरोबिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नोस्टोक और एनाबिना, एजिटोबैक्टर एंड ये सब काम करेंगे। एनारोबिक में रोडोस्पिरिलियम काम करेगा। फिर सिम्बायोटिक विद लिग्यूम प्लांट का एग्जांपल राइजोबियम और नॉन लिग्यूम प्लांट का फ्रैंकिया। इसके बाद पूरा यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है कैसी चीजें चलती हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कितने यहाँ पर आपके ATP यूज हो रहे हैं तो 16 ATP और 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है। Fe प्रोटीन, फिर मोलिब्डेनम और Fe रिड्यूस करेगा नाइट्रोजन टू अमोनिया, मोफी रिड्यूस नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर नाइट्रेट है आपका, ये मोस्ट अवेलेबल फॉर्म है, ठीक। नाइट्रेट रिडक्टेज इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, फिर नाइट्राइट इसको NH4+ में नाइट्राइट रिडक्टेज में काम करेगा, ठीक। फाइनली यहाँ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देन यहाँ आता है जो आपका नाइट्रेट है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट रिडक्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, और फिर फाइनली अमीनो एसिड।
नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है मोनोमर या सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका 4Fe4S है। लोकेशन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड है। इलेक्ट्रॉन डोनर फेराडॉक्सिन NADPH है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका नाइट्रेट रिडक्टेज है होमोडाइमर होता है। लोकेशन साइटोसोल होती है। FAD हीम या मोलिबिडनम प्रोस्थेटिक ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर आपका NADPH या NAD है और मोलिबिडनम और टेरिन यहाँ पर काम करते हैं। ठीक, और डिटेल में चीजें लिखी है। नाइट्रेट रिडक्टेज की लोकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। फिर एनामोक्स क्या होता है, एनर्बिक ऑक्सीडेशन होता है। 30 to 50% नाइट्रोजन ओशन में इन्वॉल्व होती है। बैक्टीरियाफाइला जो प्लैंक्टोमाइसेटीज होते हैं यहाँ पर ये हेल्प करता है। नाइट्राइट प्लस अमोनिया जो है डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर यहाँ पर एनामोक्सोम कंपार्टमेंट प्लेस वेयर एनामोक्स प्रेजेंट अकर। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिनाइट्रिफिकेशन है वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होते हैं डायरेक्ट फंक्शन करते हैं प्लांट की ग्रोथ में, जिसमें अमीनो एसिड्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो होते हैं डिफेंस फंक्शन रखते हैं, जो कि हार्बिवोरी पैथोजन वगैरह इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था प्रीवियस वन शॉट देख के कि मैम क्या ये वाला काफ़ी रहेगा। तो देखिए, अगर आपको इन डिटेल करना है ना, उसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। और क्वेश्चन अब तक जितने पूछे गए हैं, इसी एक टेबल जो मैंने बनाई है यहाँ पर, इसी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासेस जैसे टेरेपिन होते हैं, लार्जेस्ट क्लास होती है। आइसोप्रेनोइड कंपाउंड यहाँ इन्वॉल्व होंगे। आइसोप्रीन जो होता है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 2 आइसोप्रीन के यूनिट बन जाएंगे तो टेरेपिन 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। देखो, आइसोप्रीन जो होता है ना आपका 5 कार्बन का होता है। अब मैं बोल दूं 5 + 5 10, यानी आइसोप्रीन प्लस आइसोप्रीन, 2 आइसोप्रीन जुड़े 10 बन गया। तो 10 बना तो 10 को क्या बोलोगे, 5 को तो आइसोप्रीन बोलो, 10 को टेरेपिन बोलोगे। अब 10 + 10 यानी 2 टेरेपिन, डाई टेरेपिन बोल सकती हूँ मैं, है ना। 20 बन गया तो 20 को डाई टेरेपिन बोलोगे। अगर मैं 10 + 5 कर दूं, यानी 5 तो क्या हो गया आपका आइसोप्रीन और 10 क्या हो गया आपका टेरेपिन। तो बना क्या ये 15 कार्बन का सेस्क्यू टेरेपिन या फॉर्नेसाइल बना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है। बायोसिंथेटिक पाथवे के बारे में बात करोगे तो मेवालोनिक एसिड पाथवे जिसकी लोकेशन साइटोसोल होती है, और मिथाइल इरिथ्रोटोल फॉस्फेट पाथवे जिसकी लोकेशन क्लोरोप्लास्ट होती है। एग्जाम्पल लिमिनोन, पाइरिथ्रोड एंड आर्टिमिनिज्म। फिनोलिक कंपाउंड के बारे में बात करोगे तो OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आप फ्लेवेनोइड्स, एंथोसाइन, फ्लेवेनोन, लिग्निन, इन सब के बारे में बात करते हो। बायोसिंथेटिक पाथवे सिकेमिक एसिड और मेलानोलिक एसिड पाथवे काम करता है। सिकेमिक एसिड पाथवे के बारे में बात करें तो रैथ्रोस फॉस्फेट, फोस्फेनोल पायरुवेट, फिर यहाँ पर फिनाइल एलेनिन बनता है, फिर फिनाइल अमीनोलाइज एंजाइम काम करते हैं, ट्रांसिनामिक एसिड बनता है। फिर यहाँ पर एल्केलॉइड्स के बारे में है, ऑब्टेन गैदर फ्रॉम प्लांट यूज्ड बाय अदर इंसेक्ट फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, सिकेमिक एसिड पाथवे को फॉलो करते हैं। प्रीकर्सर ऑर्थोनिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, एस्पारेटिक एसिड, इंडोल, ट्रोपिन, ये सारे इसके क्या है प्रीकर्सर है। ग्लाइकोसाइड जो होता है ग्लाइकोन और एक ग्लाइकोन से मिलकर बनेगा साइनोजन ग्लाइकोसाइडेज, यहाँ एंजाइम काम करती है। फंगाई रिक्वायर हाई फॉर्माइड हाइड्रोलेज एंड साइनोजन रेजिस्टेंट टू अटैक ऑन प्लांट दैट प्रोड्यूस साइनोजन ग्लाइकोसाइड। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो ध्यूरिन यहाँ एग्जाम्पल है, एंड ग्लूकोसिनोलेट यहाँ एग्जाम्पल है। सल्फर कंटेनिंग एंड सिंथेसाइज बाय एलोंगेशन इन साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। साइनोजन ग्लाइकोसाइड जो होता है यहाँ पर बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम यहाँ काम करती है। साइनोहाइड्रिन बनता है, हाइड्रोक्सी नाइट्राइलेज एंजाइम काम करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। फाइटो हार्मोन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8 फाइटो हार्मोन है। बाकी का हम कल कर लेंगे क्योंकि है ना बहुत इन डेप्थ है ना। ऐसे फिर मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगी तो फिर ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। कल फाइटो हार्मोन जो है मैं अच्छे से करवाऊंगी आप लोगों को, है ना। सो बाकी कल के लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। और अगर आपको करना है ना प्रीवियस वाला वन शॉट यहाँ से आप रेफर कर सकते हो। प्रीवियस वाला जो वन शॉट है ना यहाँ से आप रेफर कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने एड ऑन जो की है वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी, तो आप प्रीवियस वाला वन शॉट यहाँ से रेफर कर सकते हो।
और अदरवाइज ये भी अगर मैं करवाऊँ आपको डिटेल में, तो आप मेरे पास है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं कल इसका भी लेक्चर ले आऊँगा। जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं वो मैं कल करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि ना फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये, और फाइटो हॉर्मोन्स अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।